आज अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो मार्केट गिर जाएगी। अगर जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है वैसे इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो आपके एसआईपी और लंप सम की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स एक साथ कम हो जाएंगी। और जैसा कि यूएस डॉलर आज 90 रुपीज़ टच कर चुका है, वैसे अगर और बढ़ता रहा तो कैसे कुछ कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस एक साथ बूम कर जाते हैं और कुछ कंपनी धराशायी हो जाती हैं। चलिए इस वीडियो में फटाफट से समझते हैं। इस वीडियो में हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छी लाइफ में फोड़ रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी एनालिसिस के बारे में कि कैसे किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है। ये वीडियो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज की दूसरी वीडियो होने वाली है। इसके जस्ट पहले फर्स्ट वीडियो आई है, उस वीडियो में हमने समझा है व्हाट इज फंडामेंटल एंड व्हाई फंडामेंटल मैटर्स और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। उसके जस्ट पहले एक वीडियो आई है हमारे पूरा फंडामेंटल सीरीज को ब्रेक डाउन करे कि इस पूरी सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो ये वीडियो उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। चलिए अब हम समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी एनालिसिस मैक्रो लेवल पे और कैसे ये स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड का मतलब मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब अगर हम किसी देश की बात कर रहे हैं तो हम छोटे मोटे स्तर पे तो बात करेंगे नहीं। मैक्रो मतलब होता है किसी भी बात को बहुत बड़े स्तर पे आके करना। अगर हम कोई चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं और उसको बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं उसका मतलब होता है मैक्रो एनालिसिस। और हम किस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं? इकोनॉमी की। तो उसका मतलब क्या हो कि मैक्रो इकोनॉमी एनालिसिस। हम इंडिया की ही बात करेंगे, इंडिया की हम इकोनॉमी की मैक्रो लेवल पे बहुत बड़े स्तर पे एनालिसिस करेंगे। उसमें सबसे पहला आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में, जैसे एक फिक्स टाइम पीरियड में समझते हैं, हम एक साल लेते हैं। एक साल में हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। एक साल में इंडिया ने कितने एक्स रुपीस के प्रोडक्ट और कितने एक्स रुपीस की सर्विसेज को जनरेट किया, प्रोड्यूस किया, उसके समीशन को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इससे सरल भाषा में आपको जीडीपी आज से पहले तो कभी किसी ने नहीं सिखाई होगी कि एक गोला बनाइए, वो है इंडिया, ठीक है। उसमें आधा आधा पार्टीशन करिए, प्रोडक्ट और सर्विस। एक इंडिया या फिर एक कोई भी कंट्री कोई भी चीज़ में बिजनेस कैसे करती है, तो प्रोडक्ट के बेसिस पे बिजनेस करती है, तो सर्विसेज के बेस पे बिजनेस करती है, ठीक है। सो प्रोडक्ट में जितना उसका बिजनेस हुआ, एक मान लीजिए 10,000 करोड़ का, सर्विसेज से कितना बिजनेस हुआ, मान लीजिए 10,000 करोड़ का। सो उस समय उस एक साल की उसकी जीडीपी कितनी हुई? 20,000 करोड़। इंडिया की लास्ट जीडीपी 2024 में कैलकुलेट हुई थी, उसकी जीडीपी थी 3.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोड़, ठीक है। 1 ट्रिलियन मल्टीप्लाई बाय 90 इज द करेंट रुपीज ऑफ डॉलर इज इक्वल्स टू 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी। इंडिया की 2024 की जीडीपी थी 3.9 ट्रिलियन डॉलर। आई होप आपको जीडीपी बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि कैसे जीडीपी इंडिया की स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। सबसे पहला, जब हाई जीडीपी होगी तो हमने अभी जो समझा कि प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है। हाई जीडीपी इसका मतलब हाई एम्प्लॉयमेंट नीड, इसका मतलब हाई जॉब्स, ठीक है। जब जीडीपी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, लोगों को जॉब ज़्यादा मिलती है। अब जब उन्हीं प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेट हो रही है तो उनको कंज्यूम कौन करेगा? हम जैसे रिटेल लोग करेंगे, ठीक है। हम जैसे आम जो भी इंडिया के क्या कहते हैं, इंडिया के रहने वाले सिटीजन्स हैं, वो कंज्यूम करेंगे। सो जब ज़्यादा जीडीपी होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ठीक है। मनी स्पेंडिंग बढ़ेगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे हर चीज़ पे। उसके बाद जब ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो गया, ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उसके बाद क्या होगा? जो भी कंपनीज उन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जो भी कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है, जो भी कंपनी सर्विसेज को सर्व करती है, उन कंपनीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, उस कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता, जब किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, तो अल्टीमेटली उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं और वो रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। मैक्रो लेवल पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कितनी थी इंडिया की लास्ट 2024 में, जीडीपी कैसे इम्पैक्ट करती है। कि सबसे पहले हमने समझा कि
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, वो बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे। जब स्पेंड करेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट और कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी, अल्टीमेटली कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है इंडिया की जीडीपी, किसी भी कंट्री की जीडीपी उस कंपनी के स्टॉक मार्केट में। आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आई डोंट थिंक सो इतने सिंपल भाषा में आपको कभी कोई यूट्यूब पे इतने अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो की सीरीज़ होने वाली है, आप बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट सब करिएगा। जिसका आप चाहते हैं कि वो नॉलेज अपनी गेन करके अपनी फिनेंशियल लाइफ में अच्छा हो जाए, तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे और मैं आपके लिए इतना खतरनाक कंटेंट लाता रहूँ ना कि आपका दिमाग हर वीडियो के बाद क्या बूम, क्या खतरनाक नॉलेज मिली भाई मुझे, ठीक है। अब समझते हैं कि आप एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, मतलब एक निवेश करने के नज़रिए से जीडीपी के इंक्रीमेंट को कैसे देख सकते हैं, और अगर वो कम होती है तो कैसे देख सकते हैं। अगर किसी भी देश की जीडीपी, आपको उस देश में इन्वेस्ट करना है और किसी भी देश की जीडीपी इंक्रीजिंग फेजेस में है कि हाँ वो हर साल धीमे धीमे बढ़ रही है, तो वो आपके लिए एकदम फ्रेंडली है। आप उस कंपनी के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, एक बहुत बड़े इंसान ने कहा था, हर्षद मेहता ने, ठीक है, उन्होंने कहा था इन्वेस्ट इन इंडिया, आज से बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले, ठीक है। सो तब भी इंडिया की जीडीपी ग्रोइंग फेज़ में थी, आज भी इंडिया की जीडीपी ग्रोइंग फेज़ में है, तो आप भी आज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, सबसे पहले। और अगर किसी भी देश की जीडीपी या तो स्टेबल हो चुकी है या तो फिर डिक्रीजिंग फेज़ में है, तो आपको उस कंट्री के स्टॉक मार्केट से दूर रहना। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया की जीडीपी कभी डिक्रीजिंग फेजेस में है, तो आप अपने पैसे को डेट या कहीं ओपन रखिएगा, ठीक है, उसको अच्छे जगह निवेश करिएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिएगा, बट उसको अभी मार्केट से दूर रखिएगा। सो आपको इतना ही समझना है कि अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोइंग फेजेस में है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपका एक पैरामीटर है कि हाँ आप उस कंट्री की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी डिक्रीजिंग फेजेस में है तो आप उस स्टॉक मार्केट से बच कर रहिएगा, ठीक है। बस आपके लिए इतना ही जानना भी ज़रूरी था जीडीपी के बारे में। अब समझते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में। ये इन्फ्लेशन एक ऐसा दीमक है ना जो आपके पैसे को दिन प दिन खाता चला जा रहा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। आप अभी आई थिंक 25-30 की उम्र में होंगे। आप ही अज्यूम करिए, याद करिए अपने पुराने दिनों के बारे में, जब आप 10 से 12 साल के थे। आप दुकान से 5 रुपए के 2 समोसे लेके आते थे। एक समोसे की प्राइस हुई 2.5 रुपये। आज 2025 में क्या एक समोसा आपको 2.5 रुपये में मिलेगा? 5 रुपये में मिलेगा, 7 रुपये मिलेगा, 8 रुपये मिलेगा? नहीं, 10 रुपये से नीचे अब तो एक समोसा तक नहीं आता। तो ये कैसे बढ़ा कि आपके पास तो 10 ही रुपये था, आपको 4 समोसे चाहिए थे, अब उस 4 के बदले सिर्फ 1 समोसा आएगा? क्यों बढ़ा? इसका ये कारण है कि इन्फ्लेशन, महंगाई दर हर साल 6% के अनुमानित, इंडिया की जो स्टडीज़ हैं उसके अनुमान से 6% के अनुमानित इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है और अब की शायद 7 और 7.1 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए कि जब आपकी हर वो चीज़ महंगी होती चली जा रही है तो आपका पैसा तो दीमक की तरह सड़ता चला, दीमक उसको खा रहा है, आपका पैसा सड़ता चला जा रहा है। और आपके पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ इन्फ्लेशन का वो तो आप समझ गए, बट स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पैक्ट पड़ा इन्फ्लेशन का मार्केट में। अब मैंने स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि एक जीडीपी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेस का समीशन होती है, ठीक है। तो वो जो सर्विसेज और प्रोडक्ट जो कंपनीज जो कंपनीज उसको प्रपोज करती है, जो कंपनी उसमें इन्वॉल्व हैं, उन कंपनीज में, और ऑलमोस्ट सारी कंपनीज हैं इंडिया की, उन कंपनीज में कैसे इम्पैक्ट करती है ये इन्फ्लेशन नामक दीमक, ठीक है। सबसे पहले जो भी वो कंपनीज होती हैं, वो जो भी चीज़ें ऑफर करती हैं, उनमें जो उसका रॉ रहता है, मतलब उन सर्विसेज का या उन प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल रहता है, वो मटेरियल भी पहले के मुकाबले बहुत महंगा होता है, तो उनको ज़्यादा पैसा उसमें स्पेंड करना होता है, पहला। दूसरा, उसके बाद जो सर्विसेज ऑफर करती हैं, वो सर्विसेज की कॉस्टिंग भी उनको बहुत महंगी पड़ती है, तो इस तरीके से इन्फ्लेशन उनकी कंपनीज में भी इम्पैक्ट करती है। ये 2 कारण हो गया। उसके बाद जो वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो जिस भी शहर में वो कंपनी ऑपरेट करती है, इंडिया के या कहीं भी, उस शहर का जो रहने
रहने का खर्चा है वो भी पहले से बहुत हाई हो गया। आज अगर आप एक शहर दिल्ली में 5,000 रुपये में गुजारा कर सकते थे पहले 2010 के आसपास, आज 15 साल बाद आपको दिल्ली में 30-35 हज़ार रुपये का 30,000 रुपये 20,000 रुपये तो लगेगा ही लगेगा गुजारा करने के लिए। तो उस कंपनीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक कंपनी का वहाँ लॉस हुआ इन्फ्लेशन कारण, तो वो दीमक कंपनी को यहाँ भी लॉस पहुँचाया, ठीक है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है और अगर एक कंपनी की स्टैग्नेंट हो चुकी है ग्रोथ, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता वो कम होता चला जाता। इस तरीके से कंपनी इन्फ्लेशन के कारण अंदर से खोखली होती चली जाती है। तो ये इम्पैक्ट करता है इन्फ्लेशन एक स्टॉक मार्केट में और एक कंपनी में पर्टिकुलर। हमने एग्जांपल लेके समझा, अब आपको बहुत अच्छे से आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो आपको पता चल गया कि जीडीपी और इन्फ्लेशन ये दोनों चीज़ें कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है। इन्फ्लेशन कभी किसी चीज़ को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। अब समझते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। जब इन्फ्लेशन इतनी भयंकर तरीके से अगर बढ़ती है तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, उस इन्फ्लेशन को बैलेंस आउट करने के लिए आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। अब आप पहले इंडिविजुअल लेवल पे समझिए, अगर ब्याज दर अगर बढ़ गया, मान लीजिए नॉर्मल से जितना था, मान लीजिए एग्जांपल में 6% 7% था, अब ब्याज दर 9% 10% हो गया। सो जो अगर आप खुद के लिए ब्याज लेने जाएंगे, आप पर्सनल लोन लेंगे, जो पर्सनल लोन आपको 15, 16, 17% में मिलता था, वो आपको 23, 24, 25, 26% के आसपास मिलेगा। अब आप अपने लिए लोन लेंगे तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख का लेंगे, ठीक है। बट आप मैसिव लेवल पे समझिए, हम लोग अभी आज मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो जो कंपनी है वो कंपनी 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ का लोन उठाती हैं, उस पर अगर 0.1% भी इम्पैक्ट बढ़ जाता है अगर इंटरेस्ट रेट का, तो समझिए उनके लिए कितना बड़ा पैसा का लॉस होगा, ठीक है। सो ओवरऑल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो जो कंपनी लोन उठाती है उन लोन पे भयंकर खतरनाक तरीके का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, एक वो इम्पैक्ट हो गया। दूसरा, जब हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी जो ईएमआई पे अगर जो लोग चीज़ें परचेज करते हैं उसके ईएमआई बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि ईएमआई पे भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगने लगता है। ओवरऑल जब चीज़ें इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए मैनेज करेंगे उसके बाद, तो ओवरऑल उस कंट्री का कंजम्पशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन कम हो जाएगा, हर चीज़ ही महंगी हो गई तो आदमी अवॉइड करेगा। जैसे आप सब्जियां महंगी होती ना, कोई एक सब्जी पीक पहुंच जाती है तो वो सब्जी हर घर में आना कम हो जाती है। कभी लहसुन अच्छा पहुंच जाता कि हाँ 100-200 रुपये किलो हो गया, वो आना कम हो गया। उसी तरह अगर किसी भी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उस कंट्री की ओवरऑल कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब आपने इंडिविजुअल बेसिस पे समझा, अब मार्केट के हिसाब से समझिए। ओवरऑल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उस कंट्री की स्टॉक मार्केट, उस कंट्री की मार्केट उस अपनी एकदम ट्रेजेक्टरी स्लो कर देती है। वो एकदम कट आउट होकर धीमे धीमे ट्रेजेक्टरी से ग्रोथ करती है। उसकी जो अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती थी वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का स्टॉक मार्केट पे। और आप देखते होंगे जब यूएस में फेड की मीटिंग्स होती है ना, फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती है, तो कैसे बिटकॉइन और फॉरेक्स पे क्या खतरनाक बूम आते हैं, ठीक है। जब अभी आरबीआई पॉलिसी आती है, जब हमारे आते हैं फिनेंस मिनिस्टर, तो कैसी चीज़ें साथ बौखला जाती हैं ना। जब अभी इलेक्शन हुआ था तो कितनी चीज़ें बौखला थी। तो वो जो फ्लक्चुएशन होती है वो इन्हीं कारण से होती है। कभी कुछ आता है रिपोर्ट, कभी कुछ आती है, कभी इंटरेस्ट रेट का जब आती है, जब भी आरबीआई पॉलिसी आती है, उसके बाद देखिए आपके मार्केट में क्या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं, तो मार्केट फ्लक्चुएट करती है। ओके, आपके लिए यही बहुत अच्छा टॉपिक था, आपने समझ लिया इंटरेस्ट रेट भी अब क्या होता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट अगर बढ़ते हैं, अगर आरबीआई वो बढ़ाती है, तो किस किस सेक्टर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और रियल एस्टेट सेक्टर में, और भी काफ़ी सेक्टर है। इन कुछ सेक्टर्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का, और ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो क्या क्या चीज़ें आसान होंगी। इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, हर आदमी को लोन आसानी से मिलेगा, कंपनी को लोन बहुत अच्छे से मिलेगा और वो अपना अच्छा तेज़ी से एक्सपेंशन कर पाएंगी। ओवरऑल उस कंट्री के स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के पोटेंशियल पे होगी, ठीक है। या फिर अपनी जो स्टडी ग्रोथ कर रही थी इंक्रीजमेंट में, वो आराम से करती रहेगी। सो ये कुछ बेनिफिट होते हैं इंटरेस्ट रेट कम होने का, और हर कंट्री चाहती है कि उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम ही रहे, ठीक है।
और अब समझते हैं करेंसी यानी यूएसडी आईएनआर के मतलब। इसका मतलब है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये मेजर इंपोर्ट करती है। अब आप नॉर्मल समझिए एग्जांपल से कि उनको हमारी कंट्री से 900 रुपये का सामान लेना है अगर, तो उनको सिर्फ $10 देने हैं, ठीक है। और हमको अगर उनके यहाँ का $10, सिर्फ $10 का सामान लेना, जैसे यहाँ के 10 रुपये, वहाँ का $10 का सामान लेना है, तो हमको उसके बदले 90 इंटू 10 900 रुपये देने पड़ेंगे यार। आप समझ रहे, करंट डॉलर का रेट चल रहा है 90, मतलब क्या ही लेवल का पगलप्पन हो रहा है, आप समझिए। अब हम आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी कि कैसे करके कुछ भी इंडिया के बड़े बड़े लोग बात करें, कैसे वो इंडियन रुपये को मजबूत करें, कैसे उस पर काम किया जाए। भाई साहब, किसी भी कंट्री की करेंसी जब वीक होती तो उस कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइन होता है कि उसकी इकॉनमी के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, अब रिसेशन भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता इंडियन स्टॉक मार्केट में मेजरली, बट इनडायरेक्ट बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खेलते हैं तो उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होता है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ता, बट आप नॉर्मली समझिए कि आपके घर की, आपकी इंडिया की करेंसी अगर डिक्रीज हो रही है और किसी और कंट्री की करेंसी इंक्रीज हो रही है जो स्टैंडर्ड आउट है, तो आपकी कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। ओवरऑल एनालिसिस क्या सीखी, मैक्रो एनालिसिस करते हैं हम लोगों ने सीखी स्टार्टिंग में वीडियो के। देन जीडीपी के बारे में बहुत अच्छा सीखा। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर बातें करी हम लोगों ने। उसके बाद इंटरेस्ट रेट के बारे में, उसके बाद करेंसी पेयर्स के बारे में। पेयर्स तो वो बाद में सिखाऊंगा जब फॉरेक्स की सीरीज चलाऊंगा, बट अभी आपने नॉर्मल सीखा कि कैसे ये चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं भी ग्रोइंग फेज में हूँ। आप अगर अभी मेरे साथ जुड़ेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपके आने वाले समय के लिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ही नहीं खोला, तो क्या कर रहे हैं भैया। ये सब सीखने का मतलब तभी है जब आप रियल मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की नीड होगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, फटाफट से डीमैट अकाउंट खोलिए। अब स्टॉक पे 2 दिन में एकदम फ्री एकदम फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा ना, एकदम फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। तो तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, अर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। ग्रो विद अर्निंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।